गुड मॉर्निंग क्लास 11th स्टूडेंट्स। फिजिक्स की क्लास में आप सभी का पुनः स्वागत। हम पढ़ रहे हैं कार्य ऊर्जा एवं शक्ति अध्याय और यह वीडियो हमारा आज का इस अध्याय का 6वां वीडियो है। हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था पोटेंशियल एनर्जी अर्थात स्थितिज ऊर्जा, गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा, कार्य ऊर्जा प्रमेय के साथ साथ हमने यह जाना था कि किसी भी वस्तु को ऊपर से जब नीचे गिराया जाता है तो हर एक बिंदु पर वस्तु की कुल ऊर्जा नियत रहती है। आइए अब हम आगे पढ़ते हैं एक नए टॉपिक को लेते हुए। आज का हमारा टॉपिक है कलिजन। कलिजन अर्थात संघट, संघट अर्थात टकराव। इस वीडियो में हम जानेंगे कलिजन क्या होता है और इसके प्रकार क्या हैं। यह टॉपिक आपको आपकी प्रबोध बुक के पेज नंबर 339, 340 और 341 पे मिलेगा। बच्चों, कलिजन अर्थात संघट जो है हमारे दैनिक जीवन में टकराव तो हम बहुत जगह पर देखते हैं। इवन हम जब बोल रहे हैं या दो से अधिक लोग आपस में बैठे हैं और वो जब बातें कर रहे हैं वहाँ पर भी साउंड्स का कॉलिजन ही है ना, टकराव ही है। परंतु जब हम यहाँ फिजिक्स की लैंग्वेज में बात करने वाले हैं आज, तब हम वहाँ पर पिंडों के बारे में या कणों के बारे में बोलेंगे। जब दो या दो से अधिक कण आपस में टकराते हैं या उनके मध्य कोई अन्योन्य क्रिया होती है, तब हम वहाँ बोलते हैं कि यहाँ कलिजन हो रहा है, संघट हो रहा है। यहाँ पर आया म्यूचुअल प्रोसेस, अन्योन्य क्रिया। अन्योन्य क्रिया मतलब जो क्रिया एक के साथ हो रही है वही क्रिया दूसरे के साथ भी स्टार्ट हो जाए तो उसको बोला जाता है अन्योन्य क्रिया। फिजिक्स में जब हम कलिजन पढ़ते हैं तब हम यहाँ पर ध्यान में रखेंगे कि इस कलिजन में संपूर्ण प्रक्रिया जब होती है तो सदैव ही उनका संवेग द्रव्यमान गुणित वेग, संवेग जो है वह सदैव संरक्षित होता है। संघट के दैनिक जीवन में एग्जाम्पल्स हम बोलें तो जैसे कार का टकराव है ना, सड़कों पर वाहनों का टकराना, दो बॉल आपस में टकरा रहे हैं वो भी संघट है। आपका दो पिंड अगर टकरा रहे हैं, ब्रह्मांड के दो पिंड आपस में टकरा रहे हैं तो ये सभी संघट के एग्जाम्पल्स हैं। लेकिन हम जब जो संघट पढ़ने वाले हैं उसमें हमारा जो टॉपिक है उसमें ध्यान में रखना है, फिजिक्स की लैंग्वेज में जब हम पढ़ने वाले हैं संघट के बारे में तो हमको ये ध्यान रखना है कि रेखीय संवेग जो होता है वो सदैव संरक्षित होना चाहिए। रेखीय संवेग मतलब द्रव्यमान गुणित वेग उनका बराबर रहे, संघट के पहले भी और संघट के बाद भी। इस डायग्राम में आप देख रहे हैं कि एक ऑब्जेक्ट है, उस पर काइनेटिक एनर्जी है और वह किसी संवेग से आगे बढ़ रहा है दूसरे ऑब्जेक्ट की ओर। जब वह दूसरे ऑब्जेक्ट से टकराता है, दोनों में के बीच में टकराव होता है, तब वहां पर पहला ऑब्जेक्ट शांत बैठ करके अपनी काइनेटिक एनर्जी को दूसरे वाले ऑब्जेक्ट को दे रहा है। तो यहाँ पर जो संवेग था वो दूसरे वाले को मिल गया। तो इस प्रकार का जो एग्जाम्पल होगा वो हमारे कलिजन का, संघट का उदाहरण है। ऐसे ही जब बेसबॉल में बेस के थ्रू बॉल को हिट किया जाता है तब वहाँ पर भी संघट पैदा होता है। वहीं हम बाउंसिंग बॉल लेते हैं जब या बास्केटबॉल लेते हैं तब वह सतह से जब टकराता है और उछल करके ऊपर आता है, वह भी एक प्रकार का कलिजन है। प्लेइंग पूल्स, जब हम पूल्स खेलते हैं तो पूल में भी हम स्टिक के थ्रू जब बॉल को हिट करते हैं तो इस प्रकार के सभी एग्जाम्पल्स जो हैं हमारे कलिजन के एग्जाम्पल हैं, क्योंकि इनमें जो पहले का जो मोमेंटम रहता है, पहले का जो संवेग रहता है वो सदैव ही कलिजन के बाद या संघट के बाद में जितना संवेग रहता है उसके बराबर रहता है। तो ये रैखिक संवेग है ना, रैखिक संवेग यहाँ पर संरक्षित है। संघट के बारे में जब हम बात करते हैं तब यहाँ पर आपको डायग्राम दिख रहा है कि एक अगर पिंड है सपोज और वो m द्रव्यमान का है, v वेग से आगे बढ़ रहा है दूसरे पिंड की ओर जो शांत बैठा हुआ है जिस पर कोई भी वेग अभी नहीं है। तो जब अब वो टकराते हैं आपस में तो पहला पिंड जो है आपका वो स्टॉप हो जाता है, मीन्स उसका वेग 0 हो जाता है और दूसरा जो पिंड है टकराने के पश्चात वो आगे बढ़ने लग जाता है v वेग से। यह भी एक कॉलिजन का एग्जाम्पल है।
वहीं अगर दो डिफरेंट पिंड हैं जो m द्रव्यमान के हैं और उनका वेग अगर अलग अलग है v1 और v2 और दोनों ही एक ही मतलब विपरीत डायरेक्शन पे वो टकरा रहे हैं, तब जब उनमें टकराव होता है तब यहाँ पर वो अलग ही दूसरे ही वेग से आगे बढ़ते हैं और विपरीत दिशा में आगे बढ़ते हैं, है ना। मतलब यहाँ पर जैसे कि कैरम की जो गोटी होती है उसको जब हम लोग स्ट्राइकर से हिट करते हैं तब वहाँ पर क्या होता है, स्ट्राइकर के माध्यम से जब वो हिट किया जाता है तब दो जो आपके कैरम के कॉइन्स होते हैं वो डिफरेंट डायरेक्शन पे मूव होते हैं। तो ये भी कलिजन का एग्जाम्पल है। उसी प्रकार से जब हम देखते हैं कि दो डिफरेंट आपके कण हैं जो v1 और v2 वेग से आगे बढ़ रहे हैं और वो सेम डायरेक्शन पे आगे बढ़ रहे हैं, तब उस केस में कलिजन के बाद में उनका वेग जो है वो डायरेक्शन वही है लेकिन वो बदल चुका है। वैसे ही हम यहाँ पर देख रहे हैं कि दो पिंड हैं a और b, दोनों का वेग v अलग है, v1 और v2 या va vb है और दोनों एक दूसरे से टकरा रहे हैं और आफ्टर संघट्ट हम बोल सकते हैं, आफ्टर कलिजन हम बोल सकते हैं कि उनका जो डायरेक्शन है वो चेंज हो गया है ना। तो इस प्रकार से जो अलग अलग तरीके से कलिजन होता है तब यहाँ पर कलिजन के प्रकार भी बदल जाते हैं। तो आइए हम देखें कौन कौन से प्रकार का संघट्ट है। टाइप्स ऑफ कलिजन में पहला प्रकार जो आता है वो होता है इलास्टिक कलिजन, मतलब प्रत्यास्थ संघट्ट। दूसरा है नॉन इलास्टिक कलिजन जिसको हम इनइलास्टिक भी बोलते हैं ना, इनइलास्टिक कलिजन अर्थात अप्रत्यास्थ संघट्ट। तीसरा है इसका प्रकार परफेक्टली इलास्टिक कलिजन, परफेक्टली मतलब पूर्ण रूप से, इनइलास्टिक मतलब अप्रत्यास्थ होगा। और चौथा प्रकार है इसका सुपर इलास्टिक कलिजन, सुपर इलास्टिक मतलब अति प्रत्यास्थ। और पांचवा है वन डायमेंशनल कलिजन, वन डायमेंशनल मतलब एक ही डायरेक्शन पे, तो एक विमीय कलिजन। और दूसरा है टू डायमेंशनल कलिजन मतलब द्विविमीय संघट्ट। इस प्रकार से यहाँ पर हमको बहुत सारे प्रकार जो हैं वो संघट्ट के दिखाई दे रहे हैं। ये सभी डिपेंड करते हैं कि किस प्रकार से उनका टकराव हुआ है, जिसमें किस प्रकार का ऊर्जा किस में कन्वर्ट हुआ है। आइए देखते हैं। प्रत्यास्थ संघट्ट की हम जब बात करें तब वहाँ पर हमारा इसमें पहचान है कि इसमें रेखीय संवेग सदैव संरक्षित रहेगा। वहीं इसकी गतिज ऊर्जा जो पिंड हैं, दो या दो से अधिक पिंड, उनकी गतिज ऊर्जा भी संरक्षित रहती है। मतलब जो पहले जितना गतिज ऊर्जा था उतनी ही गतिज ऊर्जा उस पिंड की आफ्टर कलिजन रहेगी, मतलब कलिजन के बाद रहेगी। वहीं तीसरा है कि इसकी कुल ऊर्जा, जितनी भी उसमें ऊर्जा है वो पूरी की पूरी संरक्षित रहेगी पिंड की। और उसी प्रकार से आपका जो चौथा बात है प्रत्यास्थ संघट्ट का, वो हमको ये कहता है कि इस संघट्ट में यांत्रिक ऊर्जा ऊष्मा, प्रकाश या ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तित नहीं होती। मतलब जो जैसी एनर्जी है वो एज इट इज वही रहती है, उसमें किसी प्रकार का रूपांतरण नहीं होता है। ये सारे हमारे प्रत्यास्थ संघट्ट के जब हम देखेंगे कलिजन, तो ये सारे गुण जो है वो प्रत्यास्थ संघट्ट में होते हैं। इस प्रकार से अभी हमने जाना कि प्रत्यास्थ जो संघट्ट होता है उसमें किसी प्रकार से हानि नहीं होती, अर्थात नो काइनेटिक लॉस, किसी प्रकार से गतिज ऊर्जा का हानि नहीं होता, कोई डैमेज नहीं होता और किसी भी प्रकार की ऊर्जा अन्य ऊर्जा में परिवर्तित नहीं होती। तो यहाँ पर लिखा है नो हीट डेवलप। वहीं परमाणुओं, अणुओं तथा परमाणविक कणों में होने वाले संघट्ट जो होते हैं वो प्रत्यास्थ संघट्ट होते हैं, जैसे कि कांच के बने हुए गोली, हाथी दांत के बने हुए गोली। इस प्रकार के जो इनके मध्य में जो संघट्ट होता है वो लगभग प्रत्यास्थ ही माने जाते हैं। वहीं हम अप्रत्यास्थ की बात करें
तो उसमें सदैव ही रेखीय संवेग संरक्षित रहता है, परंतु गतिज ऊर्जा संरक्षित नहीं रहती। तो इस प्रकार के संघट्ट को हम अप्रत्यास्थ संघट्ट कहेंगे। जैसे कि दो वाहनों का टकराना, जब दो वाहनों में टक्कर होती है तो एक वो जो वाहन रहते हैं वो रुक जाते हैं, या एक वाहन चलेगा या दूसरा रुक जाएगा, इस प्रकार से। या फिर मैं बोलूँ सतह से गेंद का टकराना, जब सतह से गेंद टकराती है तो उसकी गतिज ऊर्जा जो है वो पहले जितनी थी उतनी नहीं रहती है। तो इस प्रकार की जो टकराने का बात होता है तो वहाँ पर आता है आपका अप्रत्यास्थ संघट्ट। अप्रत्यास्थ संघट्ट में सदैव रेखीय संवेग संरक्षित रहेगा, कुल ऊर्जा संरक्षित रहेगी, परंतु यांत्रिक ऊर्जा ऊष्मा, प्रकाश या ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एक बॉल है जो दूसरे बॉल की ओर आगे बढ़ रहा है, गतिशील हो रहा है, और जब उनका कोलिजन होता है तो दूसरा बॉल जो है वो पहले बॉल के ऊपर बिल्कुल चिपक गया है, मतलब वहाँ पर वो स्थिर हो गया है। उसी प्रकार से हम कह सकते हैं कि अप्रत्यास्थ संघट्ट में बलों में कुछ बल या सभी बल, जरूरी नहीं है सभी बल, कुछ बल जो हैं वो असंरक्षित होते हैं। असंरक्षित है मतलब जितना पहले था बल उतना अभी नहीं है आफ्टर कोलिजन, इसीलिए यहाँ पर ये अप्रत्यास्थ संघट्ट के उदाहरण में आते हैं। अब हम बात कर रहे हैं परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन के बारे में, अर्थात पूर्ण रूप से अप्रत्यास्थ संघट्ट। यदि दो पिंड संघट्ट के पश्चात एक दूसरे से चिपक जाते हैं या एक पिंड के रूप में समान वेग से गतिशील होते हैं, मतलब जब वो पहले अलग अलग वेग से चल रहे हैं और जब उनका कोलिजन होता है, जब उनका टकराव होता है, तो वो दोनों ही एक साथ मिक्स हो जाते हैं और फिर वो एक नया वेग लेकर के आगे बढ़ते हैं। तो इस प्रकार का जो संघट्ट होता है वो पूर्ण अप्रत्यास्थ संघट्ट है। इस संघट्ट में भी संवेग संरक्षित रहता है, लेकिन गतिज ऊर्जा का क्षय अधिकतम होता है। जैसा आप यहाँ पर चित्र में देख रहे हैं, M1 एक पिंड है वो V1 वेग से चल रहा है, उसी प्रकार से M2 दूसरा पिंड है जो V2 वेग से चल रहा है। दोनों एक दूसरे के सामने अलग अलग वेग से आ रहे हैं, और जब उन दोनों का टकराव होता है तो वे दोनों ही अपने द्रव्यमान तो दोनों का रहेगा ही रहेगा, लेकिन एक नया वेग V वेग से वो आगे बढ़ जाते हैं। इसके उदाहरण स्वरूप हम बोल सकते हैं जैसे कि कीचड़ का किसी वस्तु में चिपक जाना। तो कोई वस्तु जब उसमें चिपक गया है तो वो साथ में कीचड़ के साथ में उसका वेग बढ़ेगा और वो एक नए वेग के साथ में आगे बढ़ेगा। वहीं आप देख रहे हैं कि अगर हम रेसलिंग देखें, रेसलिंग में भी ऐसा ही होता है कि जब दो पिंड का टकराव होता है, दो मनुष्यों का टकराव होता है, दो व्यक्तियों का टकराव होता है, तो वे आगे बढ़ते हैं, लेकिन उनकी जो ऊर्जा रहती है, गतिज ऊर्जा रहती है, वो चेंज हो चुकी रहती है। उसका और भी उदाहरण बोलें तो गोली, अगर हम कोई बंदूक लेते हैं, उसमें से गोली को किसी लक्ष्य में जब मारते हैं तो गोली का लक्ष्य के अंदर घुसकर रुक जाना है ना, रुक गया अगर वो, तो वो आपका पूर्ण रूप से अप्रत्यास्थ संघट्ट का उदाहरण होगा। अब हम देखते हैं सम्मुख या एक विमीय संघट्ट, और उसी को हम बोलेंगे वन डायमेंशनल कोलिजन। जब दो पिंड एक ही सरल रेखा में गति करते हुए संघट्ट करते हैं, ध्यान रखेंगे वो एक ही डायरेक्शन पे चल रहे हैं। जैसे कि अभी हमने इसके पहले देखा था, उसमें डायरेक्शन जो था वो दोनों का अपोजिट था। इसमें क्या होगा, वन डायमेंशनल में दोनों एक ही डायरेक्शन पे चलेंगे, तथा कोलिजन के बाद या संघट्ट के जो पूर्व या पश्चात में देखें तो उनकी जो दिशा रहेगी वो सदैव ही एक ही रहती है, इसीलिए इसका नाम है वन डायमेंशनल कोलिजन। तो यह संघट्ट के पूर्व अथवा पश्चात सरल रेखा में वो एक अनुदिश गति लेते हैं, तो इस संघट्ट को हम सम्मुख या एक विमीय संघट्ट कहते हैं। जैसे कि रेलगाड़ी के डिब्बों के मध्य संघट्ट, कोई भी एक ट्रक, बड़ी सी ट्रक आ रही है, एक कार है ना, वो पीछे से टक्कर मार देती है, तो इस केस में जो कोलिजन हुआ, जो संघट्ट हुआ, वो आपका वन डायमेंशनल कोलिजन होगा। वहीं हम बात करें द्विविमीय संघट्ट में, तो जब दो पिंड एक ही सरल रेखा में गति ना करते हुए केवल उनका तल एक रहता है, एक ही तल में हो, और संघट्ट के पूर्व और पश्चात ऊर्जा तल में ही रहती है, इस प्रकार का जो संघट्ट है वो द्विविमीय संघट्ट है। और इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है कैरम की दो गोटियों के मध्य में
कलिजन, क्योंकि इसमें जब उनका टकराव होता है तो ऊर्जा जो रहती है वो उस बोर्ड के अंदर ही रहती है ना। तो तल उनका एक ही हुआ, डायरेक्शन दोनों का अलग अलग हो गया, क्योंकि गोटियाँ जो होती हैं वो कहीं पर भी जाती हैं, अलग अलग डायरेक्शन में जाती हैं। तो ये आपका 2 डायमेंशनल आपका संघट्ट हुआ या 2 डायमेंशनल कलिजन हुआ। अब हमने जो पढ़ा प्रत्यास्थ संघट्ट, उसमें हम एक डेरिवेशन करने वाले हैं। प्रत्यास्थ संघट्ट के पूर्व पास आने का अपेक्षित वेग है ना। प्रत्यास्थ संघट्ट में संघट्ट के पूर्व मतलब जब टकराए नहीं हैं उसके पहले जो दोनों पिंड जो आ रहे हैं पास पास, उनका अपेक्षित वेग जो है वो संघट्ट के पश्चात जब उनमें कोलिजन हो गया, जब वो दूर जा रहे हैं तो उनके वेग के बराबर होगा। यह हमको सिद्ध करना है। तो यहाँ पर u1 माइनस u2 इज इक्वल टू v2 माइनस v1, जहाँ u1 u2 क्या होंगे, कोलिजन के पहले दोनों अलग अलग जो पिंड है हमारे a और b सपोज मान लेते हैं, उनका जो वेग है वो हुआ, और v2 और v1 जो है वो आफ्टर कोलिजन मतलब संघट्ट के पश्चात उनका वेग है ये। तो इस प्रकार से हमको ये सिद्ध करना है। चित्र को आप देख रहे हैं ध्यान से। दो आपके पास में m1 और m2 द्रव्यमान का पिंड है, और क्योंकि यहाँ पर कलिजन हो रहा है, संघट्ट हो रहा है, तो उनका संवेग जो रहता है वो संरक्षित रहता है, और संवेग जो होता है वो द्रव्यमान गुणित वेग है। तो पहले हम बात करते हैं संघट्ट के पहले मतलब बिफोर कलिजन। मोमेंटम ऑफ मास मतलब संवेग, जो भी आपका पिंड है m1 उसका संवेग क्या होगा, द्रव्यमान गुणित वेग। m1 u1 क्यों लिखा है, v1 नहीं लिखा, इसलिए नहीं लिखा क्योंकि ये बिफोर है, पहले है ना। मतलब कलिजन नहीं हुआ है, उसके पहले का वेग है। उसके बाद में जब दूसरे अगर हम देखते हैं दूसरा पिंड का, तो सेम चीज़ यहाँ पर वही होगा। m2 का जो संवेग रहेगा वो होगा m2 इंटू u2। तो अगर हम टोटल मोमेंटम देखें, कुल संवेग देखें, तो हम दोनों को जोड़ देंगे। उसी प्रकार से दोनों की गतिज ऊर्जा देखें तो गतिज ऊर्जा का हम सूत्र अच्छे से जानते हैं, हाफ mv² होता है। और क्योंकि हम v नहीं लिखेंगे क्योंकि हम अभी बिफोर में चल रहे हैं, हम कलिजन नहीं हुआ है, उसके पहले जो वेग है वो u1 है ना, इसीलिए हमने लिखा हाफ m1 u1²। और दूसरे पिंड के लिए लिखा हमने हाफ m2 u²। इस कारण से जब मैं टोटल गतिज ऊर्जा देखूंगी, जो अभी नहीं हुआ है कलिजन है ना, अभी संघट्ट नहीं हुआ है, तब मेरी गतिज ऊर्जा कुल कितनी हो जाएगी, दोनों को मैंने जोड़ दिया है ना। तो हाफ m1 u1² प्लस हाफ m2 u2²। बच्चों अब हम बात करते हैं आफ्टर कलिजन, मतलब कि जो आपका टकराव हो चुका है, संघट्ट हो चुका है, तब मोमेंटम ऑफ मास, पहले वाले जो पिंड है उसका जो संवेग रहेगा वो हो जाएगा m1 v1। पहले m1 u1 लिखे थे, अभी हमने v1 लिखा क्योंकि उनका वेग परिवर्तित हो गया है ना। जब वो टकराए तो उनका वेग जो है वो v1 हो गया। उसी प्रकार से दूसरे वाले जो पिंड है उसका संवेग हो जाएगा m2 v2। तो टोटल संवेग हो जाएगा, आप दोनों को जोड़ दोगे तो m1 v1 प्लस m2 v2। वहीं हम गतिज ऊर्जा के बारे में बात करें तो पहले वाले जो पिंड है उसका गतिज ऊर्जा हो जाएगा हाफ m1 v1², और दूसरे वाले पिंड का गतिज ऊर्जा हो जाएगा हाफ m2 v2²। ये सब फॉर्मूला बेस्ड है, हमने सिर्फ फॉर्मूला में वैल्यू पुट किया है। इस प्रकार से टोटल गतिज ऊर्जा हो जाएगी, दोनों गतिज ऊर्जाओं को आप जोड़ देंगे। ये जो भी हम कर रहे हैं ये आफ्टर कलिजन है ना, मतलब संघट्ट के पश्चात। चूंकि हमने पढ़ा है कि संघट्ट, जब हम प्रत्यास्थ संघट्ट पढ़ रहे हैं तो आपका रेखीय संवेग संरक्षित रहता है, अतः संघट्ट के पूर्व कुल रेखीय संवेग बराबर होगा संघट्ट के पश्चात कुल रेखीय संवेग। इसीलिए आपने फॉर्मूला में लिखा हुआ है m1 u1 प्लस m2 u2, ये पहले का हुआ, इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2, ये बाद का हुआ, कॉलिजन के बाद का संवेग हुआ। आपने दोनों को बराबर किया है क्योंकि ये आपके प्रत्यास्थ संघट्ट का निशानी होता है ना। किसी संघट्ट, ये तो बोलूँगी मैं कि किसी भी संघट्ट की ये निशानी है क्योंकि संवेग जो रहता है वो संरक्षित रहता है। अब आपने क्या किया, m1 वालों को एक साइड किया, m2 वालों को दूसरे साइड किया बराबर के, और फिर m1 को कॉमन निकाल दिया, m2 को राइट हैंड से कॉमन निकाल दिए,
और आपका इक्वेशन नंबर 1 रेडी हो गया। वहीं हम बात करें कि हमने पढ़ा है गतिज ऊर्जा भी तो संरक्षित रहती है, तो कलिजन के पूर्व गतिज ऊर्जा और कलिजन के बाद की गतिज ऊर्जा वो भी तो बराबर होगी ना। इसीलिए आपने फिर से गतिज ऊर्जा को जोड़ करके बराबर कर दिया पहले और बाद वाली गतिज ऊर्जा को, है ना। फिर वही काम किया, m1 वालों को वन साइड किया, m2 वाले को वन साइड किया। अब सब में से हाफ कहाँ गया? हाफ सभी में से कॉमन निकल के, क्योंकि वो सभी में है इसलिए सभी में से हमने कॉमन निकाल के दोनों साइड से उसको कैंसिल कर दिया, है ना, क्योंकि वो सभी के पास है तो कैंसिल हो जाएगा इजीली। ठीक है, अब हमने लेफ्ट साइड से m1 कॉमन निकाला और राइट साइड से m2 कॉमन निकाल करके हमारा इक्वेशन नंबर 2 भी रेडी हो गया। अब हमने इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को क्या कि जरा ध्यान से देखते हैं, तो हमने 2 को 1 से डिवाइड किया है ना। 2 वाले को ऊपर रखेंगे, बट्टे में 1 वाले को रखेंगे, तो राइट साइड वाला के साथ में डिवाइड होता है और लेफ्ट साइड वाला लेफ्ट साइड के डिवाइड होता है। ठीक है, तो आपको क्या मिल रहा है यहाँ पर? u1 प्लस v1 प्लस कहाँ से आ गया? तो याद रखो बेटा, यहाँ पर एक फॉर्मूला यूज हुआ है, जब स्क्वायर रहता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो इसका सूत्र क्या होता है? a प्लस b a माइनस b, है ना, आपने पढ़ा है ना। तो ये फॉर्मूला यहाँ पर यूज हुआ है, इसके कारण से जब आप स्क्वायर्स को ओपन करोगे तो आपको एक बार प्लस मिलेगा और एक बार माइनस मिलेगा। तो जो माइनस वाला रहेगा वो तो हर में भी वही है, तो वो कट जाएगा और आपको मिलेगा प्लस वाली वैल्यू। तो u1 प्लस v1 इज इक्वल टू v2 प्लस u2। अब हम फिर से क्या करेंगे, u वाले को, जो u1 और u2 है उसको एक साइड कर देंगे और v वाली जो वैल्यू है v2 माइनस v1 उसको हमने पक्षांतर करके एक साइड कर दिया। तो ध्यान से देखेंगे, हमको जो चाहिए था वही आ गया। ये जो इक्वेशन है वो यही कहता है कि संघटक के पूर्व पास आने का जो अपेक्षित वेग है वो संघटक के पश्चात दूर जाने के अपेक्षित वेग के बराबर होता है। जो आपका होमवर्क यही है कि आप जो भी मैंने अभी डेरिवेशन बताया, इस डेरिवेशन को अच्छे से समझते हुए बार बार वीडियो को देखते हुए आप अपनी होमवर्क कॉपी में इस डेरिवेशन को 2 बार बनाएंगे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।